Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of electromagnetic field theory, in which today we will discuss about the reflection and refraction at a plane boundary of dielectrics. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का यह हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम परावैद्युत माध्यम की सीमा पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। So, the reflection and refraction at a plane boundary of dielectrics. तो परावैद्युत माध्यम की सीमा पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन तथा अपवर्तन। And it is also known as reflection and transmission at plane boundary of dielectrics. तो इसे हम परावैद्युत माध्यम की सीमा पर परावर्तन एवं पारगमन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने हमारे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन यहां पर सेम है और जो सब स्क्रिप्ट होगी हम रिफ्लेक्शन के लिए या परावर्तन के लिए यूज कर लेंगे, इसलिए रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन में हम सबस्क्रिप्ट टी का यूज करेंगे। लेट देयर बी a plane interface between two different isotropic, homogeneous, linear and dielectric media of finite extension। माना दो विभिन्न समदैशिक, समांगी, रेखीय तथा निश्चित प्रसार के परावैद्युत माध्यम है और इनको एक सरफेस सेपरेट कर रही है या इन दोनों को एक सतह पृथक करती है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी। माना विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश E इक्वल टू E नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जे के डॉट आर माइनस ओमेगा टी एंड H इक्वल टू H नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है। Here E naught and H naught are the amplitude of the electric field and magnetic field respectively। यहाँ E naught तथा H naught क्रमशः विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के आयाम हैं। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तथा ओमेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति है एंड के इज द वेव वेक्टर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट। साथ ही के तरंग सदिश या संचरण नियतांक है। नाउ बाउंड्री कंडीशंस, सीमांत प्रतिबंध। सो बाउंड्री कंडीशन क्या है? द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री। तो हमने जो हमारे लास्ट लेक्चर में बाउंड्री कंडीशन ली थी, वही बाउंड्री कंडीशन यहां पर है। सीमा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्पर्श रेखीय घटक सतत होता है। सो द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री। नाउ ये हमारा डायग्राम है। यहां पर हमने एक इंटरफेस लिया है। इसके नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप, यहां पर इंसिडेंट वेव यूनिट वेक्टर इसका एन आई कैप
इस पॉइंट M से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है, दो माध्यमों की सीमा पर स्थित बिंदु M पर विद्युत चुंबकीय तरंग आंशिक रूप से परावर्तित तथा आंशिक रूप से पारगमित होती है या अपवर्तित होती है। सो प्लेन ऑफ इंसिडेंस या आपतन तल हमने यहां पर दिखा दिया है। सी हमारी ट्रांसमिटेड वेव जिसका यूनिट वेक्टर एंटी कैप, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव या परावर्तित तरंग जिसका एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर एन आर कैप, एंड ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, आपतन कोण थीटा आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन कोण थीटा आर, एंड एंगल ऑफ ट्रांसमिशन और द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन कोण या पारगमन कोण थीटा टी है। सो दिस इज द एंगल ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि ये हमारा ट्रांसमिटेड रे है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल के साथ में जो ट्रांसमिटेड रे एंगल बनाएगी, अभिलंब के साथ जो पारगमित किरण कोण बनाती है वो हमारा पारगमन कोण या एंगल ऑफ ट्रांसमिशन होगा। सिमिलरली दिस इज थीटा आर एंड दिस इज थीटा आई, ये हमारा फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम, और इन दोनों मीडियम को ये प्लेन हमारा सेपरेट करता है, यह तल इन दोनों माध्यमों को पृथक करता है। सो फर्स्ट मीडियम की परमिटिविटी ε1, परमेबिलिटी μ1, तो प्रथम माध्यम की विद्युतशीलता ε1, चुंबकनशीलता μ1, यानी हमारा सेकंड मीडियम है। सेकंड मीडियम की परमिटिविटी ε2 एंड परमेबिलिटी μ2, तो द्वितीय माध्यम की विद्युतशीलता ε2 जबकि चुंबकनशीलता μ2 है। लेट ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with wave vector ki and frequency omega I be incident from medium first at point M of the interface। माना एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका तरंग सदिश ki है तथा जिसकी आवृत्ति ओमेगा आई है, प्रथम माध्यम से दोनों माध्यम को पृथक करने वाले तल के बिंदु M पर आपतित है। तो ये जो प्लेन है ये इस मीडियम को और इस मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस मीडियम के पॉइंट M पर हमारी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित है। नाउ ये हमारा डायग्राम था। लेट द वेव बी partially reflected and partially reflected by the interface। माना दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा द्वारा आपतित विद्युत चुंबकीय तरंग का आंशिक परावर्तन तथा आंशिक अपवर्तन होता है। सो इंसिडेंट वेव जो हमारी है वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगी। इफ ni कैप nr cap and nt cap are unit vectors normal to the incident, reflected and transmitted wave fronts and they are pointing in the direction of propagation। माना ni cap, nr cap तथा nt cap आपतित, परावर्तित तथा पारगमित तरंगाग्र के अभिलंब एकांक सदिश हैं तथा ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा में इंगित है। सो इंसिडेंट वेव फ्रंट के जो नॉर्मल डायरेक्शन में वेव वेक्टर है या आपतित तरंगाग्र के अभिलंब दिशा में जो एकांक सदिश है वो हमारा ni कैप, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के नॉर्मल डायरेक्शन में nr कैप एंड ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट के नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर nt कैप है। तो nr कैप
परावर्तित तरंगाग्र के अभिलंब दिशा में एकांक सदिश तथा एंटी कैप पारगमित तरंगाग्र के अभिलंब दिशा में एकांक सदिश है और इन सब की डायरेक्शन वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में है। तो तरंग के संचरण की दिशा में ये तीनों एकांक सदिश इंगित हैं। फॉर इंसिडेंट वेव, आपतित तरंग के लिए EI इक्वल टू E0 I एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा IT माइनस KI डॉट RI। सो RI हमारा पोजीशन वेक्टर है, ओमेगा I इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, KI आपतित तरंग का तरंग सदिश है, जबकि ओमेगा I आपतित तरंग की आवृत्ति है। एंड सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लिए HI इक्वल टू H0 I एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा IT माइनस KI डॉट RI। नाउ वेक्टर KI इज इक्वल टू KI इंटू NI कैप। NI कैप हमारा यूनिट वेक्टर था, सो वेक्टर KI की वैल्यू आ जाएगी KI इंटू NI कैप एंड K हमारा वेव वेक्टर है, ये तरंग सदिश है, सो K होता है 2 पाई बाई लैम्डा। हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव, यहां लैम्डा आपतित तरंग की तरंगदैर्घ्य है। एंड अगर हम इसको न्यू से मल्टीप्लाई एंड न्यू से डिवाइड करें, सो KI इक्वल टू 2 पाई न्यू I और नीचे क्या हो जाएगा न्यू I इंटू लैम्डा एंड V इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, इसलिए न्यू I लैम्डा को हम VI लिख देते हैं। सो KI इक्वल टू 2 पाई न्यू I अपॉन VI। हियर VI इज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, यहां VI आपतित तरंग का वेग है एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, इसलिए 2 पाई न्यू I को हमने ओमेगा I लिखा। सो KI इज इक्वल टू ओमेगा I अपॉन VI। नाउ VI इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 म्यू 1। सो फर्स्ट मीडियम के अंदर या इंसिडेंट वेव की अगर हम वेलोसिटी लें या आपतित तरंग का वेग लें, सो इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, परमेबिलिटी म्यू 1 है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन 1, चुंबकनशीलता म्यू 1। सो VI आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 म्यू 1। सो इस VI को हम 1 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 म्यू 1 लिखें, सो KI क्या हो जाएगा, सो KI इक्वल टू ओमेगा I रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 म्यू 1। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ KI। नाउ KI हमारा ओमेगा I रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 म्यू 1 हो गया और हमको वेक्टर KI की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं इसको NI कैप से मल्टीप्लाई कर दें। सो वेक्टर KI इज इक्वल टू ओमेगा I रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 म्यू 1 NI कैप। सिमिलरली द वेव वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, इसी प्रकार परावर्तित तरंग का तरंग सदिश KR वेक्टर इक्वल टू ओमेगा R रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 म्यू 1 NR कैप एंड फॉर ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर KT इज इक्वल टू ओमेगा T रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 म्यू 2 NT कैप, क्योंकि सेकंड मीडियम में परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 एंड परमेबिलिटी म्यू 2 है, तो द्वितीय माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 2 तथा चुंबकनशीलता म्यू 2 है, सो वेक्टर KT की वैल्यू को ये मिल जाएगी। नाउ वेक्टर EI हमारा ये था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने ये निकाली थी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव हमारी ये थी। तो आपतित तरंग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये और आपतित तरंग की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये थी। सो KI की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वेक्टर KI इक्वल टू ओमेगा I रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 म्यू 1
ni कैप। तो आप क्या करोगे, वेक्टर ki की जगह हम ये रख देते हैं और इस नेगेटिव को अगर मैं अंदर ले लूं सो वेक्टर ei एंड वेक्टर hi क्या हो जाएगा, वेक्टर ei इज इक्वल टू e नॉट i एक्सपोनेंशियल j ओमेगा i रूट ऑफ इप्सिलॉन 1 म्यू 1 ni कैप डॉट ri माइनस ओमेगा आई टी। तो हमने इस नेगेटिव को अंदर ले लिया, इसलिए के आई डॉट आर आई पहले आ जाएगा, फिर माइनस ओमेगा आई टी होगा। सो ओमेगा आई टी हमारा ये हो गया, वेक्टर के आई हमारा ये था, इसलिए ई आई वेक्टर की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। एंड अगर हम इसके अंदर वेक्टर के आई की वैल्यू रखें सो इंसिडेंट वेव की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपतित तरंग की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें प्राप्त होगा। सो एच आई वेक्टर इज इक्वल टू एच नॉट आई एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा आई रूट ऑफ इप्सिलॉन 1 म्यू 1 एन आई कैप डॉट आर आई माइनस ओमेगा आई टी। नाउ फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, परावर्तित तरंग के लिए, तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर इसी टाइप से यहां पर और यहां पर हम r रख देंगे। तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए या परावर्तित तरंग के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले तो वो क्या होगा, सो वेक्टर ई आर इज इक्वल टू ई नॉट आर एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा आर रूट ऑफ इप्सिलॉन 1 म्यू 1 एन आर कैप डॉट आर आई कैप माइनस ओमेगा आर टी प्लस ए वन। एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए वेक्टर एच आर इज इक्वल टू एच नॉट आर एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा आर रूट ऑफ इप्सिलॉन 1 म्यू 1 एन आर कैप डॉट आर आई माइनस ओमेगा आर टी प्लस ए टू। यहां पर हमने a1 एंड a2 एक्स्ट्रा फैक्टर जोड़ दिया है, क्योंकि जब वेव हमारी रिफ्लेक्ट होती है तो हो सकता है इसका कुछ फेज चेंज हो जाए। तो जो फेज चेंज है या फेज डिफरेंस है वो हमने a1 एंड a2 से शो किया है। एंड फॉर ट्रांसमिटेड वेव, पारगमित तरंग के लिए et इज इक्वल टू ई नॉट टी एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी रूट ऑफ इप्सिलॉन 2 म्यू 2 एन टी कैप डॉट आर आई माइनस ओमेगा टी टी प्लस बी वन। एंड वेक्टर एच टी इक्वल टू एच नॉट टी एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी रूट ऑफ इप्सिलॉन 2 म्यू 2 एन टी कैप डॉट आर आई माइनस ओमेगा टी इंटू टी प्लस बी टू। सो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हमको ये और ट्रांसमिटेड वेव के लिए हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटीज मिल गई हैं। Here A1, A2, B1 and B2 are due to the possible phase differences of reflected and transmitted wave at interface with the incident wave। यहाँ A1, A2, B1 तथा B2 आपतित तरंग की दोनों माध्यमों की सीमा पर आपतित होने पर प्राप्त परावर्तित तरंग एवं पारगमित तरंग में संभव कलांतर हैं। तो हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव का फेज चेंज हो जाए, या हम ये कहें हो सकता है कि जब इंसिडेंट वेव दोनों मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, आंशिक परावर्तित तथा आंशिक पारगमित होती है, तो यह पॉसिबिलिटी है कि उसका कुछ फेज चेंज हो जाए या कुछ कला परिवर्तित हो जाए। सो पॉसिबल फेज डिफरेंस हमने इंसिडेंट वेव की कंपैरिजन में A1, A2 एंड B1, B2 रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव का माना है। Since according to boundary condition, the tangential components of electric field intensity and magnetic field intensity must both be continuous
across the boundary, चूंकि सीमा प्रतिबंध के अनुसार दोनों माध्यमों की सीमा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का स्पर्श रेखीय घटक सतत होता है। सो बाउंड्री के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। सो वेक्टर EI प्लस वेक्टर ER इज इक्वल टू वेक्टर ET। सो इनके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हमारे इक्वल होंगे एंड वेक्टर EI हमारा ये था, वेक्टर ER हमने ये निकाला था एंड वेक्टर ET हमारा ये था। नाउ वेक्टर EI प्लस वेक्टर ER इक्वल टू वेक्टर ET। सो इन इक्वेशन से वैल्यूज EI, ER एंड ET की अगर मैं यहां पर रखूं तो क्या होगा? सो E0I एक्सपोनेंशियल J ओमेगा I रूट ऑफ epsilon 1 mu1 Ni कैप डॉट Ri माइनस ओमेगा I T प्लस E0R एक्सपोनेंशियल J ओमेगा R रूट ऑफ epsilon 1 mu1 Nr कैप डॉट Ri माइनस ओमेगा R T प्लस A1 इज इक्वल टू E0T एक्सपोनेंशियल J ओमेगा T रूट ऑफ epsilon 2 mu2 Nt कैप डॉट Ri माइनस ओमेगा T इंटू T प्लस B1। तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। फॉर satisfying above equation, all the three vectors of EI, ER and ET are identical function of time t and of position vector Ri। उपरोक्त समीकरण के, उपरोक्त कौन सी? ये वाली। उपरोक्त समीकरण के संतुष्ट होने के लिए सभी तीन सदिश अर्थात वेक्टर EI, वेक्टर ER एंड वेक्टर ET समय t के तथा स्थिति सदिश Ri के समदृश फलन होने चाहिए। तो तीनों वे वेक्टर हमारे टाइम t के एंड पोजीशन वेक्टर Ri के आइडेंटिकल फंक्शन होंगे या एक जैसे फंक्शन होंगे, समदृश फलन होंगे। सो ओमेगा I रूट ऑफ epsilon 1 mu1 Ni कैप डॉट Ri माइनस ओमेगा I T इज इक्वल टू ओमेगा R रूट ऑफ epsilon 1 mu1 Nr कैप डॉट Ri माइनस ओमेगा R T प्लस A1 इज इक्वल टू ओमेगा R रूट ऑफ epsilon 2 mu2 Nt कैप डॉट Ri माइनस ओमेगा T प्लस B1। तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ t वी गेट, उपरोक्त समीकरण में समय t के गुणांकों की तुलना करने पर, तो अगर हम टाइम t के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? सो हम t का कोएफिशिएंट ले रहे हैं या t का गुणांक ले रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा I इज इक्वल टू माइनस ओमेगा R इज इक्वल टू माइनस ओमेगा T। तो तीनों में नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा I इज इक्वल टू ओमेगा R इक्वल टू ओमेगा T। तो तीनों की वैल्यू सेम होगी और इसको हम ओमेगा मान लेते हैं। सो ओमेगा I इक्वल टू ओमेगा R इक्वल टू ओमेगा T इक्वल टू ओमेगा। Thus all the three waves must have the same frequency। अतः तीनों तरंगें समान आवृत्ति की होनी चाहिए। तो चाहे इंसिडेंट वेव लो, चाहे रिफ्लेक्टेड वेव लो, चाहे ट्रांसमिटेड वेव लो, चाहे आपतित तरंग, चाहे परावर्तित तरंग और चाहे पारगमित तरंग, तीनों तरंगें समान आवृत्ति की होनी चाहिए। ऑन इक्वेटिंग द स्पेस वेरिंग कंपोनेंट्स,
आकाश परिवर्तित घटक को बराबर करते हैं। तो स्पेस वेरिंग कंपोनेंट को अगर इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? सो ओमेगा आई रूट ऑफ ε1 μ1 ni कैप डॉट आर आई जो हमको यहां से मिल गया इज इक्वल टू ओमेगा आर रूट ऑफ ε1 μ1 एन आर कैप डॉट आर आई प्लस a1 जो हमको यहां से मिल गया इज इक्वल टू ओमेगा टी रूट ऑफ ε2 μ2 एन टी कैप डॉट आर आई प्लस b1 जो हमको यहां से मिल गया। तो हमने इस इक्वेशन के स्पेस वेरिंग कंपोनेंट को इक्वल किया है, इक्वेट किया है। नाउ ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा टी और इन तीनों को हमने ओमेगा माना था। तो ओमेगा आई, ओमेगा आर एंड ओमेगा टी की जगह अगर मैं ओमेगा रखूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ओमेगा रूट ऑफ ε1 μ1 ni कैप डॉट आर आई इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ε1 μ1 nr कैप डॉट आर आई प्लस a1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ε2 μ2 nt कैप डॉट आर आई प्लस b1। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके स्टार्टिंग के दोनों टर्म ले लेते हैं। तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म लें तो हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं या परावर्तन की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग के दोनों टर्म लोगे तो क्या होगा? सो ओमेगा रूट ऑफ ε1 μ1 ni कैप डॉट आर आई इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ε1 μ1 nr कैप डॉट आर आई प्लस a1। नाउ इसको आप लेफ्ट में ले लो। सो ओमेगा रूट ऑफ ε1 μ1 ब्रैकेट में आ जाएगा ni कैप माइनस nr कैप डॉट आर आई इज इक्वल टू a1 और यहां से अगर हम ni कैप माइनस nr कैप डॉट आर आई निकालें तो वो क्या होगा? सो ni कैप माइनस nr कैप डॉट आर आई इज इक्वल टू a1 अपॉन ओमेगा रूट ऑफ ε1 μ1। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। a1 हमारा कांस्टेंट है, ओमेगा वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ε1 एंड μ1 मींस फर्स्ट मीडियम की परमिटिविटी एंड फर्स्ट मीडियम की परमेबिलिटी ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमारी कांस्टेंट है। सिंस द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेक्टर आर आई, चूंकि इस समीकरण की राइट हैंड साइड या दायां पक्ष स्थिति सदिश आर आई के सभी मानों के लिए नियत है। सो द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर आर आई ऑन ni कैप माइनस nr कैप टर्मिनेटिंग ऑन द सरफेस मस्ट बी ए कांस्टेंट। क्योंकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट है इसका मतलब ये भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए किसी सदिश आर आई का ni कैप माइनस nr कैप की अनुदिश प्रक्षेप का मान नियत होना चाहिए। सिंस ni कैप माइनस nr कैप इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन इंसिडेंट वेव, क्योंकि ni कैप एंड nr कैप हमारे यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश हैं। सो दिस वेक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द इंटरफेस और पैरेलल टू n कैप। n cap means unit vector normal to the interface at m। चूंकि किसी दी गई तरंग के लिए ni कैप माइनस nr कैप का मान नियत है, इसलिए यह सदिश दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के अभिलंब होगा या यह n कैप के समांतर होगा। यहां n कैप दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के बिंदु m के अभिलंब दिशा में एकांक सदिश है। In this way, we can say that ni cap
nr cap and n cap all lie in the same plane or all are coplanar। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ni cap, nr cap तथा n cap सभी एक ही तल में स्थित होंगे या ये सभी सदिश समतलीय होंगे, कोप्लेनर होंगे। Since ni cap minus nr cap is normal to the interface, so the tangential components of these two vectors must be equal and opposite in sign। चूंकि ni cap minus nr cap दोनों तलों को पृथक करने वाले तल के अभिलंब दिशा में है, इसलिए इन दोनों सदिशों का स्पर्शरेखीय घटक समान होंगे तथा विपरीत चिन्ह के होंगे। इट मीन्स थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। तो इस केस में थीटा आई की वैल्यू थीटा आर के बराबर होगी। नाउ थीटा आई इक्वल टू थीटा आर ये अभी हमने निकाला है। Thus the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अतः आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है और फर्स्ट लॉ में पीछे ले लिया था, जिसके अकॉर्डिंग ni कैप, nr कैप एंड n कैप तीनों सेम प्लेन में थे, समतलीय थे। सो ni कैप, nr कैप एंड n कैप ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ni कैप, nr कैप तथा n कैप तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नाउ इक्वेशन हमारी ये थी। अभी हमने इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव की बात की थी, तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने ये दोनों टर्म ली थी। अब हम रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो पारगमन या अपवर्तन की बात करें तो उस अवस्था में हम ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर लेंगे। तो अगर हम ये वाला घटक और ये घटक लें और इन दोनों को बराबर करें तो क्या होगा? सो फॉर रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन, अपवर्तन या पारगमन के लिए ओमेगा रूट ऑफ epsilon1 mu1 ni cap dot vector ri is equal to omega root of epsilon2 mu2 nt cap dot ri plus b1। अब क्या करोगे? इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओ। सो ri हमारा कॉमन है एंड ओमेगा भी हम कॉमन ले सकते थे, पर यहां पर मैंने ओमेगा कॉमन नहीं लिया है। सो ओमेगा रूट ऑफ epsilon1 mu1 ni cap minus ओमेगा रूट ऑफ epsilon2 mu2 nt cap dot ri इक्वल टू b1। सो राइट हैंड साइड यहां पर भी कांस्टेंट है। सिंस द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ri, क्योंकि इस समीकरण में सदिश ri के सभी मानों के लिए दायां पक्ष नियत है। सो ओमेगा रूट ऑफ epsilon1 mu1 ni cap minus ओमेगा रूट ऑफ epsilon2 mu2 nt cap मस्ट बी नॉर्मल टू द इंटरफेस। इसलिए ओमेगा रूट ऑफ epsilon1 mu1 ni cap माइनस ओमेगा रूट ऑफ epsilon2 mu2 nt cap का मान दोनों सतह को पृथक करने वाले तल के अभिलंब होना चाहिए, अर्थात इसका मान दोनों सतह को पृथक करने वाले तल के अभिलंब होना चाहिए। इन दिस वे ऑल द फोर वेक्टर्स ni cap, nr cap, nt cap and n cap are coplanar and are in the plane of incidence। इस प्रकार सभी चारों सदिश ni cap, nr cap, nt cap तथा n cap समतलीय होते हैं तथा ये आपतन तल में स्थित होते हैं।
तो चारों जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर होंगे एंड प्लेन ऑफ इंसिडेंस में लाई करेंगे या आपतन तल में स्थित होंगे। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। ऑल्सो द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ओमेगा रूट ऑफ epsilon1 mu1 ni cap and omega root of epsilon2 mu2 nt cap must be equal and opposite in sign। साथ ही ओमेगा रूट ऑफ epsilon1 mu1 ni cap तथा ओमेगा रूट ऑफ epsilon2 mu2 nt cap के स्पर्श रेखीय घटक समान तथा विपरीत चिन्ह के होने चाहिए। सो ओमेगा रूट ऑफ epsilon1 mu1 sin theta I is equal to ओमेगा रूट ऑफ epsilon2 mu2 sin theta t, क्योंकि दोनों के टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल है एंड अपोजिट हैं, इसलिए हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दो, सो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी क्या आएगा? सो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी इज इक्वल टू रूट ऑफ epsilon2 mu2 अपॉन रूट ऑफ epsilon1 mu1 एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 1 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन म्यू होता है। इसका मतलब ये हमारा 1 अपॉन v2 और ये हमारा 1 अपॉन v1 आ जाएगा। सो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। सो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी की वैल्यू को v1 अपॉन v2 मिल गई है। हियर v1 इज the velocity of electromagnetic wave in first medium and v2 is the velocity of electromagnetic wave in second medium। यहां v1 विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रथम माध्यम में वेग है तथा v2 विद्युत चुंबकीय तरंग का द्वितीय माध्यम में वेग है। नाउ v1 अपॉन v2 को हम c अपॉन v2 डिवाइडेड बाय c अपॉन v1 लिख देते हैं। Now sin theta I upon sin theta t is equal to c upon v2 divided by c upon v1 आया है and the refractive index of medium n equal to c upon v तथा माध्यम का अपवर्तनांक c upon v होता है। तो हम क्या करते हैं, इस c upon v2 को n2 and c upon v1 को n1 लिखते हैं। ये c is the velocity of electromagnetic wave in vacuum, that is the velocity of light। यहां से विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में वेग है या यह निर्वात में प्रकाश का वेग है। सो c अपॉन v2 हमारा n2 आ जाएगा which is the refractive index of second medium and c upon v1 is n1 which is the refractive index of first medium। तो प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक n2 आएगा। सो sin थीटा i अपॉन sin थीटा t is equal to n2 upon n1। Thus the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the inverse ratio of the refractive indices of the two media। इस प्रकार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है तथा इसका मान दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तथा यही अपवर्तन का स्नेल का नियम है। तो इस टाइप से हम अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो परावर्तित माध्यमों की सीमा पर आपतित होती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन का नियम तथा परावर्तन का नियम सिद्ध कर सकते हैं। एंड इफ द सरफेस इज टेकन एट द ओरिजिन देन द कांस्टेंट्स a इक्वल टू b इक्वल टू 0। यदि हम सतह को
मूल बिंदु पर लें तो नियतांक a तथा b का मान 0 होगा। तो इस केस में कांस्टेंट a एंड b की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो जो हमने डेरिवेशन किया है वहां पर आप a1, b1, a2 एंड b2 की जगह 0 रखोगे। So here we end our session. In the current session we have discussed about the reflection and refraction at the boundary of dielectric medium. So goodbye.